नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस बारे में ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज इस कक्षा में हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। चट्टानों को इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इस नाम से हमें आभास होता है कि चट्टान यानी कठोर, ये पत्थर है, जो पहाड़ है, ये चट्टान है। ऐसा नहीं है। चट्टान भूपर्वती के ऊपर या भूमि की ऊपरी सतह के निर्माण में सम्मिलित प्रत्येक तत्व को चट्टान कहते हैं, जिसमें चाहे वो कठोर हो या मुलायम हो। या तो कठोर तत्व हो, देखिए, या तो कठोर तत्व हो या मुलायम तत्व हो, ये दोनों ही सम्मिलित रहते हैं चट्टानों के निर्माण में। तो ग्रेनाइट या बेसाल्ट जैसी कठोर चट्टान है, वो भी चट्टान है। और मृदा मिट्टी भी चट्टान है। मिट्टी बहुत मुलायम है ना। तो चट्टान की परिभाषा में क्या है कि संगठित और असंगठित, जैविक और अजैविक तत्वों के संयोग से भूपर्वती के निर्माण में प्रयोग होने वाले तत्वों के समूह को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चट्टान एक्चुअली में क्या होता है? चट्टानें जो है खनिजों का समूह होता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों का समूह होता है। चट्टानें क्या हैं? खनिजों का समूह। खनिजों का समूह होती है चट्टान। अब खनिजों का समूह होती है, और खनिज कैसे बनते हैं? खनिज बनते हैं विभिन्न तत्वों द्वारा। खनिजों का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न तत्वों द्वारा। और प्रकृति में तत्वों की संख्या कितनी है? 110 है। अब तो जो वैज्ञानिक और रासायनिक खोजें हो रही है, तत्वों की संख्या बढ़ती आ रही है। प्रकृति में तत्व ज्यादा हैं, लेकिन जो खनिजों के निर्माण में प्रयोग आते हैं वो 110 है। और इन 110 में से भी केवल 8 तत्व ऐसे हैं जो कि चट्टानों के निर्माण में 98% प्रयोग में आते हैं। 98% योगदान 8 तत्वों का रहता है खनिजों के निर्माण में, और इन खनिजों से चट्टानें बनती हैं। ठीक है, अभी 8 तत्व की मैंने बात की है। ये 8 तत्व कौन से हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 तत्व कौन से हैं। ऑक्सीजन, दूसरा है आपका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा के बाद में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो 98% ये 8 तत्व हैं। और इनकी परसेंटेज की बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8% है, लोहा 5% है, और बाकी ये सब जो मिलाकर के ये 10% है। तो अब आप टोटल देखिएगा, 90% बना के नहीं बना। 8 8 16 8 24 23 5 28 2 4 6 7 8 और 1 9, तो 98% हो गया। ठीक है, टोटल 100% में से 98% ये 8 तत्व सम्मिलित रहते हैं। ये 8 तत्व। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इन तत्वों के सहयोग से खनिज बने। लेकिन अगर हम खनिज की बात करें, खनिजों की संख्या 2000 के लगभग होती है। ठीक है, जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। इन 2000 में से भी
24 खनिजों का प्रयोग होता है। और इन 24 खनिजों में से भी 6 खनिज, इन 24 में से 6 खनिज कैसे हैं? प्रमुख हैं। इन 24 में से भी 6 प्रमुख हैं। तो देखिए मूल बात निकल कर क्या आ रही है कि जो 6 प्रमुख खनिज हैं उनसे ही चट्टानों का निर्माण हो रहा है। और 8 तक तो ऐसे हैं जिनसे 98% खनिजों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये एक मैंने आपको ब्रीफ में ये बताने का प्रयास किया है कि तत्व और खनिजों का योगदान कितना कितना है और कौन से ये 6 खनिज भी हैं। तो ये कौन से 6 खनिज हैं? तब तो ये हो गए जो 98% यूज होते हैं। अब 6 खनिज कौन से हैं? तो देखिए इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इन 6 खनिजों में फेल्सपार, क्वार्ट्जाइट, एम्फीबोन, पायरोक्सिस, अभ्रक, ऑलिविन, ये जो 6 हैं, इन 6 खनिजों को अधिक प्रयोग में लाया जाता है। कोई व्यक्ति या मनुष्य प्रयोग में नहीं लाता है, ये प्रकृति प्रयोग में लाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने तत्व और खनिज आपको बताया। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे की चीजें आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये जो खनिज है ना, इन खनिजों के भी 3 वर्ग होते हैं। 3 वर्ग होते हैं किसके? खनिज के। इन खनिजों को भी 3 वर्गों में सम्मिलित किया गया है। एक खनिज होता है सिलिकेटों का, एक सिलिकेट का होता है, दूसरा ऑक्साइड का होता है, दूसरा वर्ग होता है जिसमें ऑक्साइड होते हैं, और तीसरा वर्ग जो होता है उसमें कार्बोनेट्स होते हैं। तो इस प्रकार से सिलिकेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट्स, ये 3 वर्ग हैं खनिजों के, जिनके निर्माण से खनिजों का, चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, अगर खनिजों की एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि खनिज का रंग कैसा होता है। खनिज का जो रंग है, उस रंग की बात कर रहे हैं, खनिज के रंग की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है? खनिज का रंग देखो, कई खनिज ऐसे होते हैं, अलग अलग कई खनिज ऐसे होते हैं जो कि एक रंग के होते हैं। उनका रंग एक जैसा दिखता है, एक जैसा रंग होता है, तो ये पहचान करना मुश्किल होता है कि ये कौन सा वाला खनिज है। ठीक है, लेकिन एक ही खनिज ऐसा होता है, जिसके के एक खनिज के कई रंग होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो एक ही रंग के होते हैं, पहचान करना मुश्किल होता है कि ये कौन सा वो वाला खनिज है कि ये वाला खनिज है। और एक ही खनिज ऐसा होता है कि कई रंगों में होता है, तो इससे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये फेल्सपार है या पायरोक्सिस है, इस प्रकार से, है ना। एक खनिज कई रंगों का हो सकता है और कई रंगों के अनेक खनिज भी हो सकते हैं। ये इस प्रकार से ये कई बार कंफ्यूजन होता है खनिजों के आभा, वर्ण, रंग, चमक के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं चट्टानों के वर्गीकरण पे आता हूँ। अब मैं मिटा देता हूँ। ये एक तरीके से परिभाषा है खनिजों का समूह। चट्टान क्या है? खनिजों का समूह। आप इसकी परिभाषा और भी दे सकते हैं। मैं एक परिभाषा स्वयं के अनुसार दिखाता हूँ आपको। एक परिभाषा मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ जब भी क्लास में होता हूँ, तो देखिए भूपर्पटी
पर संगठित व असंगठित जैविक तथा अजैविक तत्वों का समूह, तत्वों का कठोर या मुलायम, आप लोग कठोर या मुलायम समूह क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। अब इस एक परिभाषा में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि मुलायम है चट्टानें या कठोर है, संगठित है या असंगठित है, जैविक है या अजैविक है। देखिए कोयला जो है एक अवसादी चट्टान है, तो कोयला का निर्माण किससे होता है? जैविक तत्वों से होता है। वनस्पतियां जमीन में दब गई थी कार्बोनिफेरस काल में, तभी तो निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से चट्टानों के निर्माण में जैविक तत्व भी सम्मिलित रहते हैं। जैसे आपका खड़िया है ना, या चूना पत्थर है, तो जीवों की हड्डियों से तो बने हैं ये सब, तो जीव जंतुओं का सहयोग भी है। और मैग्मा के रूप में भूगर्भ से जो पदार्थ निकलता है उसके जमने से भी वो अजैविक पदार्थ है, अजैविक पदार्थ है ना, उससे भी बनी है। तो इस प्रकार से चट्टानों की ये आपको मैंने परिभाषा बताई। ये परिभाषा मेरी स्वयं की परिभाषा है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद फिर हम चट्टानों के वर्गीकरण पर आते हैं। चट्टानों के वर्गीकरण की बात अपन करते हैं। वीडियोस काफी लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चीजों को निपटा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। तो समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके या उसको दोबारा से प्ले करके आप देख सकते हैं। तो चट्टानों के प्रकार या वर्गीकरण ऐसे करके हम समझते हैं। तो देखिए चट्टानों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। बहुत सरल सी बात है, सब जानते हैं। पहला प्रकार है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। बहुत सरल सी बात है, छोटी छोटी क्लासों में ये आपने पढ़ा होगा कि अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। अच्छा, अब आग्नेय चट्टान को भी आगे और भी फॉर्म में बांटा जाता है। आग्नेय चट्टान के क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, इस प्रकार से इनका वर्णन किया जाता है। तो देखिए आग्नेय चट्टान की जो विशेषताएं हैं, तो मैं विशेषताएं बता देता हूँ सबकी। प्रकार 3 हो गए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। और प्रकार हो गए, अब इनकी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। विशेषताएं, इसकी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके अलग अलग प्रकारों पर भी विस्तार में जाएंगे। पहले विशेषता की बात कर लेते हैं। तो देखिए इस चट्टान की जो विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि इनको प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसके अलावा दूसरी विशेषता है इसमें जीवाश्म नहीं होते, जीवाश्म नहीं होते हैं। तीसरी बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं और इनमें रवे पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं और इनके ऊपर यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और इनमें एक और विशेषता है, संधियां पाई जाती हैं, संधियां पाई जाती हैं, है ना, यानी कि जोड़ पाए जाते हैं। ये आग्नेय चट्टानों की कुछ विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं
उसके साथ साथ थोड़ी सी चर्चा इनकी भी कर लेते हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। दूसरा, इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है, ये मुलायम होती है, ये कठोर होती है, ठीक है, ये मुलायम होती है और ये छिद्रयुक्त होती है, ध्यान देता हूं कि कठोर होती है, अधिकांश से कठोर होती है, ठीक है, और ये अधिकांश से मुलायम होती है। अब थोड़ी सी चर्चा इनकी कर लेते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इनमें पहली विशेषता यह है कि ये सबसे कठोर होती है, सबसे कठोर होती है। दूसरी, ताप और दबाव के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। तीसरी, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और चौथी, इसमें रवे नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं तो वो स्फटिक रूप में, या तो नहीं पाए जाएंगे तो स्फटिक रूप में। तो ये तीनों चट्टानों की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को थोड़ा सा अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान का तात्पर्य यह है कि धरातल पर भूगर्भ से सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला थी। जैसा मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया है, आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ तो सबसे पहले ठंडा होने पर जो चट्टानें बनी वो कौन सी बनी? प्राथमिक चट्टानें बनी, यानी कि सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनी। वैसे आग्नेय का तात्पर्य क्या है? आग्नेय का इग्नियस, यानी इनका निर्माण किससे हुआ है? अग्नि से हुआ है, अग्नि से निर्माण हुआ है, इसलिए इनको आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक चट्टान हो गई क्योंकि सबसे पहले ये बनी थी। फिर जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो उस समय जीवन की उत्पत्ति तो थी नहीं पृथ्वी के ऊपर, तब जब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं है, काफी पुरानी है ये। और यदि जीवन उत्पन्न होने के बाद भी आग्नेय चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानें आज भी बनती हैं, तो इनमें इतना अधिक तापमान होता था कि कोई जीवांश होता था वो जल करके नष्ट हो जाता था। बहुमूल्य खनिज, कीमती धातुएं, कीमती पत्थर सब इन्हीं में पाए जाते हैं। जो महंगे वाले रवे पाए जाते हैं, इसके भी अगर एकदम से मैग्मा ठंडा होगा तो उसमें रवा नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे ठंडा होता है मैग्मा तो उसमें रवे बन जाते हैं। रवे क्या है? बड़े आकार के कण होते हैं, ये स्फटिक फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इस पर जो नुकसान पहुंचता है चट्टानों के ऊपर, वो रासायनिक अपक्षय का नुकसान कम होता है, यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा होता है। यांत्रिक अपक्षय में क्या होता है? टूटन फूटन, है ना, ये चीजें ज्यादा होती हैं। इनमें संधियां पाई जाती हैं। संधियां कैसी? संधि का मतलब होता है जोड़, और कैसे होते हैं? वर्गाकार चौकोर टाइप के संधियां पाई जाती हैं। और वो ही इन चट्टानों के सबसे कमजोर स्थल होते हैं। जो पत्थरों का काम करते हैं, जो लोग पत्थरों की माइनिंग करते हैं, वो इन चट्टानों को जो तोड़ते हैं तो उस संधि के सहारे छेनी हथौड़ा लगा करके तोड़ते हैं, है ना। वो कमजोर स्थल होते हैं चट्टानों के, और ये कठोर होती हैं चट्टानें बहुत ज्यादा। तो ये आपने विशेषता देखी आग्नेय चट्टान की। अब अवसादी चट्टान की बात करते हैं। तो ये अवसादी चट्टान जो है, परतदार चट्टान इनको कहा जाता है। इनमें परतें पाई जाती हैं क्योंकि आग्नेय चट्टानों के या रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण द्वारा परत दर परत जमा होने से इनका निर्माण होता है। परतें विकसित रहती हैं और इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनको परतदार या अवसादी चट्टानें कहा जाता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि एक परत बिछ गई, उसके ऊपर वनस्पतियों का जीवों का विकास हो गया, फिर दूसरी परत बिछ गई, फिर जीव वनस्पति आ गए, फिर तीसरी परत बिछ गई। तो इस प्रकार से इन परतों के अंदर जीवाश्म जो है पाए जाते हैं, मुलायम होती हैं और छिद्रयुक्त होती हैं, है ना। इनमें रंध्र पाए जाते हैं इन चट्टानों के अंदर।
तो इस प्रकार से ये विशेषता किसकी हो गई? अवसादी चट्टानों की। अब रूपांतरित चट्टानों की, रूपांतरित चट्टानें आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों के परिणाम स्वरूप बनती हैं। क्यों? क्योंकि तापमान और दबाव, जैसा कि मैंने यहां बताया, इन पर जब तापमान और दबाव पड़ता है तो उसके फलस्वरूप तापमान के कारण ये गल जाती हैं, इनमें रूप परिवर्तन हो जाता है, और दबाव के कारण भी ये दब जाती हैं। तो रूप परिवर्तन होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। सबसे कठोर होती हैं ये, तापमान और दबाव के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तापमान और दबाव उच्च है तो वह जीवाश्म कहां से आएंगे फिर, है ना? इनमें रवे नहीं पाए जाते, और रवे पाए भी जाते हैं तो वो स्फटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये एक परिचय है, मेरा मतलब एक विशेषताएं हैं सभी चट्टानों की। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद में आपको अलग अलग आग्नेय चट्टान के भी अलग प्रकार हैं, अवसादी चट्टान के अलग प्रकार हैं, और रूपांतरित चट्टान के अलग प्रकार हैं। इनके बारे में फिर मैं बताऊंगा आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। चट्टानों के प्रकार हो गए, वर्गीकरण किया है। इनको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। जल्दी जल्दी इसके जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, उनकी चर्चा मैं आपके सामने कर देता हूं। अब देखिए, हम सबसे पहले आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान की हमने विशेषताएं पढ़ी थी। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं पढ़ी थी हमने। तो देखिए, इनका भी वर्गीकरण कर लेते हैं अपन। इनका भी वर्गीकरण है, अलग अलग वर्गीकरण है। तो इनका वर्गीकरण देखिए किस प्रकार से है। इनको अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला आधार इसका है स्थान के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है इसका रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर। फिर एक है कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर पूरा लिख देता हूं मैं। तो इन अलग अलग आधारों पर भी इनके प्रकार बताए गए, अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, इनके आधार पर, इनके आधार पर, इनके आधार पर। तो देखिए, स्थान के आधार पर अगर हम बात करें, स्थान का मतलब है कहां पर जमाव हो रहा है, जमीन के अंदर जमाव हो रहा है या जमीन के बाहर जमाव हो रहा है ना? इस प्रकार से जमाव हो कहां रहा है, ठीक है? तो आप देखिएगा, इसको भी फिर अंदर जमाव हो रहा है तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान पे, और जमाव बाहर हो रहा है तो बाह्यवेदी आग्नेय चट्टान पे। ऐसे समझिए आप, ये धरातल है, यहां से मैग्मा निकलता है। इस प्रकार से ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये मैग्मा निकलता है, और मैग्मा निकल करके यहाँ जमा हो रहा है। मान लो ये बह करके मैग्मा यहाँ आ रहा है, यहाँ जमा हो रहा है, और एक जमाव अंदर हो रहा है। तो ये जो है, ये तो अंतर्वेदी है ये वाला, और ये जमाव जो है बाहर हो रहा है, ये बाह्यवेदी है। या फिर इसके नीचे द्रव मैग्मा है, ऊपर ये धरातल है, तो धरातल के अंदर ये तो अंतर्वेदी, बाहर है वो बाह्यवेदी, ठीक है? इस प्रकार से समझिए आप। अब अंतर्वेदी को दो भागों में बांट दिया गया। फिर से अंतर्वेदी को दो भागों में बांटा गया। तो एक है इसमें पातालीय आग्नेय चट्टान, और दूसरा है
मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। और बाह्यवेदी, तो बाह्यवेदी है ना। अभी पातालीय जो चट्टानें हैं, उन पातालीय चट्टानों में तो अब हमको पता नहीं गहराई में कौन सी चट्टानें हैं, वो क्या हमको प्रकट थोड़ी होती है ऊपर। लेकिन मध्यवर्ती चट्टानें ऐसी हैं कि जब अपरदन के द्वारा ऊपर की परत हट जाती है तो मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं वो धरातल पर प्रकट हो जाती है। जैसे ज्वालामुखी की जो ग्रीवा है, ज्वालामुखी की ग्रीवा देखिए इस प्रकार है, ज्वालामुखी पर्वत है मान लीजिए, और ये मैग्मा निकल करके जो है ये नली में मैग्मा जमता है यहाँ पर और निकल के यहाँ जमा हो जाता है। तो हम अंतर्वेदी की बात कर रहे हैं। एक तो ये पातालीय है, ये वाला पातालीय है जो बहुत गहराई में, ज्यादा गहराई में जमाव है चट्टानों का। एक मध्यवर्ती परतों में, या ये जो ज्वालामुखी की जो नदी है, इस नदी में ग्रीवा में मैग्मा जम रहा है और यहाँ से मान लीजिए ये परतें हट जाती है, कभी के परतें हट जाती है तो ये निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा है, ये बाह्यवेदी है। या ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शंकु भी धरातल के ऊपर प्रकट होते हैं, है ना, तो वो बाह्यवेदी है। तो जो बाह्यवेदी जो है वो तो धरातल के बाहर है, मध्यवर्ती वो है जो मध्य में जमे हैं लेकिन हमको बाद में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं बाद में। तो अब पाताली तो पता नहीं कौन सी चट्टानें हैं क्योंकि वो गहराई में है ना। हालांकि इनको ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं, जो जमीन के अंदर है बहुत गहराई में है, उनको ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। और जो मध्यवर्ती जो भाग में जमा होती हैं उनके भी नाम है, लेकिन उनके क्या क्या नाम है। मध्यवर्ती भाग में बैकोलिथ, फैकोलिथ, दिखेगा जो आपको सिल और डाई, इस प्रकार की चट्टानें बनती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में, ठीक है। और बाह्यवर्ती चट्टानों में जो बाहर निकल करके प्रकट हो जाएगा उसमें लावा पठार है या शंकु है, ज्वालामुखी शंकु है। इस प्रकार की रचना जो है बाह्यवेदी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आती है और मध्यवर्ती चट्टान में ये आती है और गहराई में ये आती है। और बाह्यवेदी जो चट्टानें हैं उनमें ये तो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, इनमें अधिकांशतः बेसाल्ट चट्टान होती है। बेसाल्ट चट्टान जो ज्यादा गहराई में जमती हैं वो ग्रेनाइट होती हैं और जो बाहर आकर के जमती हैं उनको बेसाल्ट चट्टानें कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थान के आधार पर, स्थान क्या है, जमीन के अंदर है या जमीन के बाहर है, अंतर्वेदी है या बाह्यवेदी है। अंतर्वेदी में भी बहुत ज्यादा गहराई में पातालीय है या मध्यवर्ती भाग है। तो इस प्रकार से ये आपने स्थान के आधार पर चट्टान का वर्गीकरण पढ़ा। अब रासायनिक संरचना के आधार पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रासायनिक संरचना पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब रासायनिक संरचना की बात करें अपन तो देखिए एक होती है अम्लीय, अम्लीय आग्नेय चट्टानें, और एक होती है पैठिक या क्षारीय भी कह देते हैं, पैठिक आग्नेय चट्टान। तो देखिए इन दोनों चट्टानों के जो मुख्य उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो है आपका ग्रेनाइट, और इसका जो उदाहरण है वो है बेसाल्ट। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है और पैठिक या क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है। ये रासायनिक तत्वों के आधार पर बता दिया। अब कणों के आकार के आधार पर, अब कणों का आकार कैसा भी हो सकता है, छोटे कण, मध्यम कण, बड़े कण, बहुत बड़े कण,
विहीन। इस प्रकार से ये वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं। अब जिनमें कण नहीं है वो कण विहीन हो गए, छोटे कण, मध्यम कण, बड़े कण। अभी कणों का जो आकार है, रवे, इनको रवे भी कह सकते हैं, इनका जो आकार है वो छोटा बड़ा कैसे हो जाता है। अगर मैग्मा एकदम से जल्दी ठंडा होता है, बिल्कुल एकदम से ठंडा हो जाता है, तो उसमें कण बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, रवे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और वो धीरे धीरे ठंडा होता है, बहुत लंबे समय में ठंडा होता है, तो उसके बहुत बड़े आकार के रवे पड़ जाएंगे, कण पड़ जाएंगे उसमें, है ना। रवे का मतलब होता है बड़े बड़े कण पड़ जाते बीच में। तो बहुत बड़े कण कब पड़ेंगे, जब धीरे धीरे ठंडा होगा मैग्मा। और ये ठंडा धीरे धीरे कहाँ होता है, भूगर्भ में। अगर गर्भ के अंदर, जैसे ये है, ये धरातल है, और धरातल के अंदर यहाँ से ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पर मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकलता है। तो धरातल के अंदर यहाँ बहुत देर में ठंडा होगा मैग्मा, और बाहर आकर के बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा बाहर के एरिया में, ठीक है। तो इस बेल्ट के अंदर यहाँ तो या तो कण विहीन होंगे, या छोटे कण होंगे, या मध्यम कण होंगे। लेकिन ये जो बेल्ट है, ये यहाँ पर बहुत बड़े आकार के, इस बेल्ट के अंदर बहुत बड़े आकार के रवे पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कणों के आधार पर भी हमने आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण किया है। इसी प्रकार से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं अगली चट्टान है हमारी अवसादी चट्टान, उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा ही वर्गीकरण बता देता हूँ। अधिकांश पुस्तकों में यही बताया जाता है, बस, है ना। ये थोड़ा सा विस्तार से है, मेरी हर क्लास विस्तार से होती है बेटा, तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबी क्लास हो जाती है। मैं विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चों को पहुँचा दी जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी जाए। मैं गागर में साल भरने का प्रयास करता हूँ। जो बच्चे एमए लेवल पर हैं उनको विशेष रूप से ज़्यादा जानने की आवश्यकता है ना। और जो ग्रेजुएशन लेवल पर है उनको भी अच्छी नॉलेज मिले तो अच्छी बात है ना बेटे। अगली चट्टान है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक। आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक्स कहते हैं और अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए इन चट्टानों की बात करें तो इनको भी कई आधारों पर कर सकते हैं हम। तो पहला जो इसका आधार हम मान लेते हैं, वो पहला आधार मान लेते हैं हम। ये वर्गीकरण चल रहा है ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ये वर्गीकरण कर रहा हूं मैं अलग अलग वर्गीकरण अवसादों की उत्पत्ति के आधार पर। पहला वर्गीकरण इस आधार पर कर दिया, पहला अवसाद। दूसरा वर्गीकरण रासायनिक विधि द्वारा निर्मित। रासायनिक यानी कौन सी रासायनिक विधि से चट्टान का निर्माण हुआ है? रासायनिक विधि के आधार पर। तीसरा है निर्माण में प्रयुक्त, निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर। बहुत सरल है ये चीजें, ठीक है, ये लगता है कठिन पर बहुत सरल है। और जो लास्ट है एक और हम वर्गीकरण कर लेते हैं जैविक तत्वों के आधार पर। तो इस प्रकार से चट्टानों का हम वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर कर सकते हैं। चट्टान से मतलब अवसादी चट्टान, हम विशेष अवसादी चट्टान की बात कर रहे हैं। तो अवसादी चट्टान की उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति कैसे हो रही है, किन तत्वों से मिलकर के चट्टान बन रही है। अवसाद जो परतें जमा हो रही हैं, ये जो परतें जमा हो रही हैं, इन परतों में क्या क्या तत्व हैं? इन परतों में गुटका है या बालू है या चीका मिट्टी है, क्या चीज है?
इन परतों के निर्माण में, इससे बनी है या इससे बनी है या इससे बनी है। अगर गुटका से, गुटका होते हैं बड़े बड़े पत्थर बोल्डर, गुटका से अगर परत बनी है तो वो गुटकामय अवसादी चट्टान, बालू से बनी है तो बालुकामय अवसादी चट्टान, चीका मिट्टी से बनी है तो चीका युक्त अवसादी चट्टान। जैसे तत्व की प्रधानता है उस अवसादी चट्टान में या परतदार चट्टान में, उसको उसी नाम से हम बुलाते हैं। तो गुटकामय, बालुकामय और चीकामय, ये प्रकार हो गए अवसादी चट्टान के, है ना। ये परतें हैं, गुटकामय, बालू की परत, चीका की परत, ये परतें हैं। तो इस आधार पर हम वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए इस आधार पर हमने लिख दिया साहब, गुटकामय अवसादी चट्टान, बालुकामय अवसादी चट्टान, चीका युक्त अवसादी चट्टान। तो ये अवसादों के आधार पर। अब ये रासायनिक विधि के आधार पर, अब रासायनिक विधि के आधार पर कैसे, अब रासायनिक विधि के आधार पर देखिए, रासायनिक क्रिया द्वारा नमक का जमाव होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा ही चूना का जमाव होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा सोरा का निर्माण होता है, सेल खड़ी का निर्माण होता है, पोटेशियम का निर्माण होता है। रासायनिक प्रक्रिया से तो होते हैं, उसका जो जलीय भाग है या जो द्रव भाग है वो उड़ जाता है, ठोस भाग रह जाता है, जलीय भाग भाप बन के उड़ जाता है, तो जो परत रह जाती है तो वो अवसादी चट्टानों का बनी। फिर तो देखिए अगर यदि नमक के जमाव से बनी है चट्टान, पानी के द्वारा भाप बन जाने से नमक जम गया है तो नमक युक्त चट्टान, नमक युक्त अवसादी चट्टान। यदि नमक की जगह उसका पोटेशियम से हुआ है तो पोटेशियम युक्त अवसादी चट्टान। ऐसे ही आप सेल घड़ी ले लो, सेल घड़ी क्या होता है, घड़िया जैसे होता है ना, पाउडर जो होता है ना, पाउडर में जो पाउडर लगाते हैं अपन अपने शरीर पर गर्मियों में, वो सेल घड़ी होता है। तो सेल घड़ी युक्त अवसादी चट्टान। तो इस प्रकार से ये चट्टानों के प्रकार हो गए। जो तत्व ज्यादा है उसी के आधार पर हमने बता दिया। अब निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर, अब निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर कि नदी ने बनाया है उस अवसादी चट्टान को, देखिए परतें कौन बिछाएगा, या तो हवा उड़ा के लाएगी मिट्टी को, वो परतें बिछाएगी, या नदी बहा करके लाएगी, सागरीय लहरें लेकर के आएगी, या झीलों में जमा होगा। किस साधन के आधार पर, साधन क्या है जिसके आधार पर अवसादी चट्टान का जमाव हो रहा है, तो वो नदी है या समुद्र है या पवने हैं या झील है या कोई जीव है, किस आधार पर जमा हो रहा है, वो साधन क्या है जिसके आधार पर परतों का जमा हो रहा है, तो उसी के आधार पर उसका नाम हो जाएगा नदीकृत अवसादी चट्टान, ये सामने उसके नाम होगा। समुद्रकृत, समुद्र ने बनाया है तो समुद्रकृत अवसादी चट्टान। तो इसी प्रकार से झील निर्मित, जैव निर्मित, इस प्रकार से ये भी एक वर्गीकरण हो गया। अब जैव तत्वों के आधार पर हम बात करते हैं। तो जैव तत्वों के आधार पर जीवों ने जिनका निर्माण किया है, जीवों ने निर्माण कैसे किया है, मान लीजिए का कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब जीव जंतुओं के दब जाने से तो बने हैं। वृक्षों के बहुत बड़ी मात्रा में कार्बोनिफेरस काल में वृक्षों के दब जाने से कोयला का निर्माण हुआ, अधिक तापमान और दबाव के कारण, है ना। तो अब आप देखिए जैव तत्वों के आधार पर है, तो जैव तत्वों में कौन कौन आ गए आपके, कोयला है, चूना है और आपके पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, ये जैव तत्व के आधार पर। जिस जैविक तत्व की प्रधानता ज्यादा है किसी भी परतदार चट्टान में, उसी के नाम के आधार पर कह देंगे कि ये कोयला वाली चट्टान है। तो ये जैविक तत्व के आधार पर, तो ये विभिन्न आधारों पर ए, बी, सी और डी, आपने ये चार आधार पर
अब सारी चट्टानों को पढ़ा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा रोशनी कम हो गई थी, मैंने रोशनी बढ़ा दी है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरा जो तीसरा है लास्ट कायांतरित चट्टान, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थी वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इसलिए कुछ बच्चों की शिकायतें हैं कि आप बहुत लंबी वीडियो बना देते हो। तो इससे आगे का जो पार्ट है मैं सेकंड पार्ट में बताऊं, है ना, उससे अच्छा रहेगा। सेकंड पार्ट में ये है कि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होता है। तो एक कायांतरित चट्टान को मैं सेकंड पार्ट में, चट्टानों के सेकंड पार्ट में लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार।